Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Let's continue our UGC NET PYQ series of computer science. Let's have a look at the question number 24. A company store product in a warehouse. एक कंपनी प्रोडक्ट को स्टोर कर रही है वेयर में. Storage bin in this warehouse are specified by their SLs, locations in the SLs and the shelf. There are 50 SLs, 85 horizontal location in each SLs and the 5 shelves throughout the warehouse. What is the least number of the product in the company can have so that at least 2 product must be stored in the same bin? इन्होंने हमसे पूछा है कि कम से कम कितने प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट द कंपनी कैन हैव, कितने प्रोडक्ट रख सकती है सो दैट कम से कम 2 प्रोडक्ट जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं सेम बिन के अंदर. ये हमें कंडीशन लगा रखी है. तो आप ऑप्शन देखो 251, 426, 4251, 21251. अब इसको हमें सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बिन्स. नंबर ऑफ बिन्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने एज पर आवर क्वेश्चन, नंबर ऑफ एसेल्स into number of locations into number of shell. अब देखो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें एसेल्स दे रखे थे हमें 50, लोकेशन दे रखी है हमें 85 एंड शेल्फ दे रखी है हमें 5. अब जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21250. बट इसके साथ साथ इन्होंने कंडीशन और रखी हुई थी कि 1 बिन हैव 2 प्रोडक्ट्स, दैट 1 बिन हैव 2 प्रोडक्ट. तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड और कर देंगे कि एक प्रोडक्ट तो है ही ऑलरेडी, एक और ऐड हो जाएगा. तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 21251. ये हमारा जो है आंसर है. अब क्वेश्चंस में आप ऑप्शन को देख के बता सकते हो कि हमारा आंसर क्या है. सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर. गॉट इट? Now come to our next question. Let us assume a person climbing the stairs can take 1 stair or 2 stairs at a time. मतलब एक पर्सन जो है वो स्टेयर चढ़ रहा है, वो एक टाइम पे या तो एक स्टेयर कंप्लीट कर सकता है या 2 स्टेयर को एक साथ कंप्लीट कर सकता है, मतलब चढ़ सकता है. हाउ मैनी वेज कैन दिस पर्सन क्लाइम ए फ्लाइट ऑफ 8 स्टेयर? 8 स्टेयर की फ्लाइट को वो कितने तरीके से क्लाइम कर सकता है, ये आपको बताना है. अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन को लेके चलना पड़ेगा. ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, मान लिया स्टार्टिंग में हमने सारे के सारे 1 स्टेप से ही ऊपर चढ़े हैं क्योंकि 8 स्टेप है, टोटल 8 स्टेयर्स हैं. तो सारे के सारे स्टेयर्स हमने 1 स्टेप के अकॉर्डिंग चल ली. तो 2 स्टेप वाली कितनी हो गई, 0. तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल. हमारा आंसर आ जाएगा 1. अब नेक्स्ट मान लिया हमने सोचा कि एक न तो हम 2 स्टेप वाला ले लेते हैं, तो बाकी यहाँ पे कितने बच गए, 8 में से 2 स्टेप माइनस हो गए तो यहाँ बच गए हमारे 6. ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. अब जो इसके अकॉर्डिंग आंसर निकलेगा हमारा आ जाएगा 7. गुड. नेक्स्ट, अगर मान लिया हमने नंबर ऑफ स्टेप यहाँ पे 2 स्टेप वाले अगर हम बढ़ाते जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए, 4 स्टेप यहाँ कंप्लीट हो गए. तो यहाँ पे कितने रिमेनिंग रह गए हमारे, 4 स्टेप पेंडिंग रह गए. ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अब टोटल कितने हो गए, 4 + 2 तरीके कितने आए, 6. तो हमारा आ जाएगा 6 फैक्टोरियल और यहाँ कितना था 4 फैक्टोरियल, ये कितना था हमारा 2 फैक्टोरियल. जब इसको सॉल्व करोगे आंसर आपका आ जाएगा 15. अब नेक्स्ट मान लिया हमने यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दिया, तो 3 × 2 कितने हो गए, टोटल 6 स्टेप यहाँ कंप्लीट हो गए. तो बच गए कितने, 2 यहाँ पे पेंडिंग रह गए. ठीक है, और टोटल वेज कितने हो गए, 5 वेज. 3 + 2 5, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. जब इसको सोल्व करोगे हमारा आंसर आ जाएगा 10. मान लिया हमने यहाँ पे स्टेप कर दिए 4, तो 4 × 2 = 8 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गए अपने. ठीक है, अब हमारे लिए यहाँ पे कितने बच गए, 0, क्योंकि टोटल 8 ही तो स्टेप थे ना क्वेश्चन में.
अब देखो, तो इसके लिए हमने टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, मतलब टोटल तरीके कितने हो गए, 4 फैक्टोरियल, और नीचे भी कितना आ जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल, इक्वल टू आंसर क्या आ गया हमारा 1। अब इन सब को टोटल जो वे है ना, टोटल वे के लिए आप सब क्या करो, इन सब को ऐड ऑन कर दो। आप सब इन सब को ऐड करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15, 17, 10, 34। हमारा आंसर आ जाएगा 34। ठीक है, अब ऑप्शन को देखो और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कंप्लीट करो। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर विच वैल्यू ऑफ n इज़ द व्हील ग्राफ WN इज़ रेगुलर। अब देखो, जो रेगुलर ग्राफ जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि सारी वर्टिसेस की डिग्री सेम होती है। हर वर्टिसेस की डिग्री क्या होती है, सेम होती है। डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, किसी एक वर्टेक्स से, किसी एक पॉइंट से कितनी हमारी जो एजिज जा रही हैं वो हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। अब देखो, सबसे पहले 2 वाला देखो, क्या 2 से हमारा रेगुलर ग्राफ बन सकता है, 2 एजेस से, 3 एजेस, 4 एजेस या 5 एजेस। इसने बोला है फिर विच वैल्यू ऑफ n इज़ द व्हील ग्राफ WN इज़ द रेगुलर, जिसमें डिग्री सेम हो, तो उसके लिए हमने आंसर आ जाएगा हमारा 3। कैसे, सबसे पहले हमें बोला गया था कि n की वैल्यू अगर हमारी 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है तो सॉरी n की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए हमारे पास 2 एजेस, और दोनों में की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए 2, लेकिन यहाँ पे डिग्री तो 1 ही है ना, यहाँ से ओनली एक ही एज पास हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट है हमारा n इक्वल्स टू 3, n इक्वल टू 3, अगर हमने 3 वर्टेक्स ले ली, ठीक है, अब उनकी डिग्री को अगर हम मैच करके देखेंगे, देखो बीच में इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहूँगी। व्हील ग्राफ क्या है ना, WN को एक व्हील ग्राफ कब बोला जाता है, ए व्हील ग्राफ इज़ ए ग्राफ फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग ए सिंगल यूनिवर्सल वर्टेक्स टू ऑल वर्टिसेस ऑफ ए साइकिल। एक सिंगल यूनिवर्सल वर्टेक्स को बाकी नंबर ऑफ वर्टिसेस से कनेक्ट करना। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया एक सिंगल यूनिवर्सल वर्टेक्स, उसको हमने 3 वर्टेक्स से क्या किया, ज्वाइंट कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा n क्या हो जाएगा, हमारा 3। तो ये वाला आंसर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक आएगा। सो आवर ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज़ द प्लेनर ग्राफ। अच्छा, प्लेनर ग्राफ जो होते हैं ना, उनकी क्या कंडीशन होती है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नो एज क्रॉस ईच अदर, कि कोई भी एज एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। साथ के साथ में एज इंटरसेक्टेड ओनली एट देयर एंड पॉइंट, ओनली एंड पॉइंट पे ही मिलेगी, बीच में कहीं भी क्रॉस नहीं होगी। अगर क्रॉस है तो वो जो ग्राफ है हमारा वो प्लेनर ग्राफ नहीं होगा। अब देखो, देखने में तो हमें तीनों ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि तीनों ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें इन ग्राफ को ओपन करके देखना है क्या ये विदाउट इंटरसेक्ट भी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। लेट्स हैव ए लुक। देखो आप इन क्वेश्चंस को एक बार देखो, ये डायग्राम देखना, इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करो। जो हमारा ये वाला जो डायग्राम है ना, उसको हम एक्सपेंड करके ऐसे बना सकते हैं। कैसे, क्योंकि ए वर्टेक्स जो है हमारा वो बी से कनेक्टेड है, ए हमारा बी से कनेक्टेड है, बी हमारा डी से कनेक्टेड है, बिल्कुल ठीक है, डी ई से कनेक्टेड है, हमारा बी कनेक्ट है, ई एफ से कनेक्ट है, ठीक है, ए हमारा सी से कनेक्ट है और सी हमारा एफ से कनेक्ट है, बी हमारा एफ से कनेक्ट है। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं विदाउट क्रॉसिंग, कनेक्शन तो वही है हमारा, ठीक है, तो हमारा इंटरसेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है हमारा प्लेनर ग्राफ है। सिमिलरली हम बी को देखेंगे तो बी भी हमारा ऐसे बन जाएगा, लेकिन सी वाला जो ऑप्शन है इसको जब हम बना के देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपका इंटरसेक्शन आएगा। आप इसको ट्राई करना, तो जो ऑप्शन में आएगा हमारा ए और जो बी है ना वो हमारे प्लेनर ग्राफ है, लेकिन जो सी है वो हमारा प्लेनर ग्राफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक रहेगा, क्योंकि ए एंड बी ओनली जो है हमारे प्लेनर ग्राफ है, बाकी कोई ऑप्शन ए ओनली नहीं है, क्योंकि बी भी इंक्लूड है, बी सी है ही नहीं, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। यहाँ पे हमें लॉ दे रखे हैं और उनके अकॉर्डिंग हमने उनका देखना है कि हमारा कौन सा फॉर्मूला कौन से लॉ के लिए फिट बैठता है। देखो, x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या है कि जो हमने सेम नंबर सेम यूनिट में सेम चीज़ ऐड करी है तो हमें सेम ही नंबर मिल जाएगा, सेम ही चीज़ मिल जाएगी। तो इसके लिए हमारा क्या होगा,
आईडी इम्पोर्टेंट ला, ठीक है ना। और ओके, अब नेक्स्ट हमारा x प्लस 0 इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 एंड x प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। अब देखो इसको देखने पे आपको अलग से पता लगा ये जो ऑप्शन ला है, तो डी का ऑप्शन आएगा हमारा 2, डी का 2 ऑप्शन हमारा 3 में है, तो इसका मतलब ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा ऑप्शन, मतलब ये एलिमिनेट हो गया। बचे कौन कौन से, ये 3। और हमने ए का देखा था x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, ये हमारा क्या था 3, तो ए का ऑप्शन 3 है, तो बचे कौन से, सी और डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट पे आते हैं x प्लस 0 इक्वल टू एक्स, तो ये क्या होता है हमारा x प्लस 0 इक्वल टू एक्स, ये कौन सा रूल है हमारा, कौन सा लॉ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है हमारा, ये होता है हमारा आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट x प्लस 1 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा हमारा डोमिनेशन लॉ। तो हम इनको अगर हम मैच करेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे फिट बैठ रहा है। तो इस तरीके से लिस्ट, मैंने लिस्ट वाला को आपको पहले भी बोला हुआ है कि हमेशा जिसमें श्योरिटी है सबसे पहले उस ऑप्शन को चूज़ करो, उसके बेस पे एलिमिनेट करो और फिर उसके अकॉर्डिंग करते चलो क्वेश्चन को। ओके, अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो। कंसिडर ए गिवन ट्री बिलो, कैलकुलेट द वैल्यू एट द रूट ऑफ द ट्री यूजिंग द अल्फा बीटा पनिंग एल्गोरिथम। कई बार क्या होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस को बच्चे देखते ही छोड़ देते हैं, लेकिन अगर स्मॉल ग्राफ है ना तो अल्फा बीटा पनिंग की जगह आप मिन मैक्स का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने हिंट डाल रखा है मिन मैक्स वाला। तो आप मिन मैक्स का यूज़ करके इस क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर पाओगे और विद इन सेकेंड कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस मैं भी देख के पहले छोड़ देती थी, लेकिन आपको मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाती हूँ, आप कहोगे कि ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या है, 3 and 5, यहाँ पे हमें लीफ नोड पे नंबर्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है कि रूट नोड पे हमारी क्या वैल्यू जाएगी। सबसे पहले लिखा हुआ यहाँ पे मैक्स, इसका मतलब 3 और 5 में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी रूट पे चली जाएगी, तो वो क्या हो गया हमारा 5। अब 6 और 9 में से मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारी वो रूट पे चली गई, ई पे हमारी वैल्यू आ गई 9। सिमिलरली एफ वाले जो नोड है उस पर हमारी जो वैल्यू है इन दोनों के मैक्सिमम दैट इज़ 2 आ जाएगी यहाँ पे। सिमिलरली जी, 0 और माइनस, नेगेटिव से वैल्यू 0 बड़ी होती है तो यहाँ पे हमारी 0 चली जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा मिन, मिन का मतलब क्या है कि अब जो नेक्स्ट वाला जो नोड है उस पर हमारी इन दोनों की मिनिमम वैल्यू जाएगी। तो 5 और 9 में से मिनिमम कौन सा हो गया, 5, और 2 और 0 में से मिनिमम हो गया हमारा 0। अब ऊपर फिर से लिखा हुआ मैक्स, तो अगले जो रूट है उस पर हमारी मैक्स वैल्यू जाएगी 5 और 0 में से मैक्स हो गया हमारा 5। तो वैल्यू एट द रूट ऑफ द ट्री, तो वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द ट्री हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 5। गॉट इट। नाउ अब देखो ये क्वेश्चन है हमारा एक, इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ दे रखा है और इस ग्राफ में हमने क्या करना है कि कौन सा सीक्वेंस, और यहाँ पे कुछ सीक्वेंस दे रखे हैं, इन सीक्वेंस को देख के बताना है कि विच आर द डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल ऑफ द अबव ग्राफ, की डेप्थ DFS जो है वो कौन सा है इस ग्राफ के लिए इन चारों में से। ठीक है, देखो BFS जो होता है ना वो तो हमारा एज बाय एज करता था, और लेकिन जो DFS जो है वो हमारा लेवल बाय लेवल करेगा। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले ए है, अगर यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता तो ए के साथ में जितनी भी एजेस है ना वो सारी लिखी जाती, मतलब जैसे AEBF। ठीक है, उसके बाद हम इनमें से किसी एक को चूज़ करके उसके साथ वाली एज को लिखते चलते, लेकिन हमने यूज़ करना है यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, हम लेवल बाय लेवल करते चलेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया ए, ठीक है, स्टार्टिंग नोड हमारी ए थी तो ए सभी ऑप्शन में है। ठीक है, हमारा सबसे पहला सीक्वेंस हो गया ए। ठीक है, अब ए हमने लिख दिया। अब ए के बाद हम किसी भी नोड पे जा सकते हैं, तो ई पे या बी पे या एफ पे। ठीक है ना, ए के साथ में हम किसी भी नोड पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मान लिया मैंने बी चूज़ कर लिया, बी क्या कर लिया, ले लिया। अब बी से हम कौन सी नोड पे जा सकते हैं, एच पे भी जा सकते हैं, और कौन सी नोड पे जा सकते हैं, और ई पे भी जा सकते हैं। या तो हम एच ले सकते हैं या फिर ई ले सकते हैं। सपोज़ मैंने स्टार्टिंग में ई ले लिया है यहाँ पे, ए बी ई। अब ई से हम कौन सी नोड पे जा सकते हैं, जी पे, क्योंकि ए ऑलरेडी कवर हो चुका है, बी ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब हमारी कौन सी नोड बची है, जी, तो अब हम जी पे पहुंच गए। अब जी से हमारी कौन सी कनेक्ट है, एच भी है और एफ भी है। इन दोनों में से हम किसी भी नोड पे जा सकते हैं। लेट्स सपोज हमने एच पे जाना है तो हमने एच कर दिया। अब एच से हमारी जो बची रिमेनिंग नोड है वो हमारी क्या है, एफ। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है, दैट इज़ ABEGHF, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट सेम और सीक्वेंस, ये नहीं है कि एक ही सीक्वेंस पॉसिबल है, मैनी सीक्वेंस आर पॉसिबल, क्योंकि ए से मैंने बताया था आप स्टार्टिंग में किसी भी वे को चूज़ कर सकते हो। मैंने पहले बी को लिया था, अब मान लिया मैंने स्टार्टिंग में ही ए के साथ में बी लिया। अब बी पे भी हमारे पास चॉइस है कि या तो ई पे चले जाओ या एफ पे चले जाओ। मैंने सपोज किया कि एफ पे चली गई मैं यहाँ पे। ठीक है, एफ से कनेक्टिविटी किसकी है इस नोड से,
या तो H या G, ठीक है, E तो है ही नहीं, तो या तो G आ जाएगा या फिर ABFH, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। मैंने दोनों ही लिख दिए हैं यहाँ पे अलग अलग चॉइस लेके। अगर हम G पे जाएंगे तो G से हम किस पे जा सकते हैं, G पे जाने के बाद हम जाएंगे E पे, ठीक है, E के बाद हम वापस B पे नहीं जाएंगे, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और वापस से अगर मैं देखूँ ABFH, अगर मैंने H चूज़ कर लिया तो इसके बाद मैं G पे जा सकती हूँ और G के बाद मैं E पे जा सकती हूँ। हाँ, ये वाला वैलिड है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे है भी ऑप्शन नंबर 3 ABFHGE, तो ये भी बिल्कुल ठीक है हमारा। गॉट द पॉइंट। अब देखो, अगर मैंने, अब इन्होंने यहाँ ऑप्शन नंबर 2 और दे रखा है, 2 को देखो ABF F के बाद क्या हम E पे जा सकते हैं क्या डायरेक्ट? ध्यान से देखो, A से हम B पे चले गए क्योंकि कनेक्टिविटी है यहाँ पे, A से B पे चले गए और B से हम F पे चले गए, ठीक है। अब F से क्या हम डायरेक्ट कोई नोड है E के लिए, डायरेक्ट कोई एज है सॉरी E के लिए नहीं है ना। या तो हम F से B पे जा सकते हैं या A से जा सकते हैं या H पे जा सकते हैं या G पे जा सकते हैं, लेकिन E पे तो डायरेक्ट हम जा ही नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा रोंग। अब इस वाले ऑप्शन को और चेक कर लो। देखो, सबसे पहले A से हम कहाँ पहुँचे, F, A से हम कहाँ पहुँचे F से इन्होंने बोला आगे G, F से G, हाँ कनेक्टिविटी है, ठीक है। G से मैं H पे चली गई, बिल्कुल ठीक है। G से मैं B पे चली गई, ठीक है। और B से मैं E पे चली गई, ये भी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। तो इसका मतलब हमारे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से हमारा जो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे ठीक है। और भी मैंने ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इतने कवर किए हैं क्योंकि हम डायरेक्ट A से E पे भी जा सकते हैं। ये वाला सीक्वेंस हमें दे नहीं रखा, मैं A से E पे जा सकती हूँ, E से फिर मैंने B ले लिया, B से मैं मान लिया F पे चली गई, F से मैं G पे चली गई, G से H चली गई। मैं और भी सीक्वेंस पॉसिबल हैं, लेकिन जहाँ यहाँ पे जो हमें दे रखे हैं उनको मैंने चेक किया है तो देखा कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 जिसमें है उन सबको हटा दो। ऑप्शन नंबर 2 इसमें है, ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। और हमारे ऑप्शन जो ठीक है वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट, 3 और 4। तो इसमें 3 नहीं है तो ये भी हट गया। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है एज पर दिस गिवन ग्राफ। गॉट इट। अब एक क्वेश्चन है, द पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पोस्ट फिक्स क्या होता है हमारा कि पहले क्या आते हैं ऑपरेंड्स के बाद हमारे क्या आएंगे, ऑपरेटर आएंगे। देखो हमें गिवन क्या है, A प्लस B मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई D E F स्लैश G। हमारा इस क्वेश्चन को करने के एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या था कि हम स्टैक का यूज़ करेंगे, ऑपरेटर जो ऑपरेंड आएंगे उनको लिखते चलेंगे। लेकिन वो थोड़ा प्रोसीजर जो है ना मेरे को लेंदी लगता है पर्सनली। मैं अगर आप कहोगे तो मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखा दूंगी, लेकिन एक शॉर्टकट बता रही हूँ, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो दी बेस्ट है। देखो ये जो है हमारा ये ब्रैकेट है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को देखा तो यहाँ इसके अंदर वाला जो है ये हमारा ये कंप्लीट ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम कौन से ऑप्शन पे, इस वाले पे, इस वाली ब्रैकेट के अंदर ये ऐसे हो गया, ठीक है। इस वाली ब्रैकेट में हमने क्या किया, सी डी क्रॉस बोर्ड मास रूल को फॉलो करना है। अब बचा क्या है, इसको क्रॉस माइनस ई, तो ई यहाँ पे आ गया हमारा माइनस, ठीक है। यहाँ पे स्टार एफ और यहाँ पे क्या है जस्ट, ये वाला रूल था हमारा। तो मैंने क्या किया, ए बी प्लस, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई है, इन मल्टीप्लाई को साइड में जाएगा ये वाला हमारा। तो अब देखो सी डी क्रॉस ई माइनस, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन थी ये हमारी क्या आ जाएगी, पोस्ट फिक्स में चली गई। मतलब इन दोनों को सोल्व किया तो ये जो क्रॉस है ना ये इन दोनों के बाद में गया तो ये लग गया यहाँ पे। अब ये सारा जो प्रोसीजर है ये मल्टीप्लाई है एफ से, तो यहाँ पे हम एफ लिख के इसके क्रॉस लग जाएगा। अब ये जो पूरी जो यूनिट थी ये क्या है, डिवाइड है किससे, जी से, तो जी लगा के यहाँ पे स्लैश। तो इस तरीके से हम इस ऑप्शन को कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। और बहुत इजी मेथड है ये वाला, और विद इन सेकेंड हो जाता है, आप देख के इसको कर पाओगे। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इसमें आप ऑपरेटर स्टैक का यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना। अगर नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका जो ऑपरेटर स्टैक वाला जो
तरीका है ना, उससे करके दिखा दूँगी मैं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उसको देख लो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको इनकी डेफिनेशन पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, उनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहती है, इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ में नंबर ऑफ ओड डिग्री वर्टिसेस इज इवन। यस, इट इज़ ट्रू। आप इसको याद भी कर लेना कि जो अनडायरेक्टेड ग्राफ जो होता है उसमें ओड डिग्री वर्टिसेस जो होती हैं हमेशा क्या होंगी, इवन होंगी। नेक्स्ट है, इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इज इवन, कि जितनी भी डिग्री हैं उन सब का सम अगर करोगे वो हमारा क्या आएगा, इवन आएगा। ये दोनों बातें ही हमारी ठीक हैं। आप इन दोनों को याद भी रखना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके ज़रूर आएंगे ग्राफ बेस में। और ये बेसिकली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बच्चे क्या होते हैं ना, कई बार डेफिनेशन को ही भूल जाते हैं। एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम प्रेशर ऐसी चीज़ होती है जो हमें आती हुई चीज़ों को गलत करवा देती है। तो बड़े कॉन्फिडेंस से और कंसंट्रेशन से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर द ट्रू। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो हैंड शेकिंग जो लेमा है उस पर बेस है। और स्टेटमेंट 2 हमारी जो नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल डिग्री ऑफ वर्टिसेस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एजेस, इसलिए वो ट्वाइस है, इसका मतलब हमारी क्या होंगी, इवन ही मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी है। तो ये दोनों ऑप्शंस हमारे बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।